briefly. Starting off today's chapter, our focus is to make sure that we're looking to complete this particular chapter in this particular session. Starting off from the topic of EOQ. EOQ is the topic that we will be looking to study here in this question, economic order quantity. That's what it's called, economic order quantity. Starting off the topic directly, we'll jump into a sum, and through the sum, we will then come back to understanding the practical logic of this. So here, a company uses a components at the rate of 500 per month. Quickly here, वैभवी 500 पर मंथ है तो ईयरली कितना हुआ? 6000. 6000 परफेक्ट. तो सबसे पहले क्या लेना, अपने को डिमांड लेना ऑन एन एनुअल बेसिस. हमेशा डिमांड लेना ऑन एन एनुअल बेसिस. सो यू कैन सी दिस 500 into 12. First thing, in the formula of EOQ, we take demand on an annual basis, which was bought at a cost of 1.20. So right now 1.20 का EOQ निकालने में कोई काम नहीं है. So we'll ignore it. It has 20, ordering cost 20. तो जो एनुअल डिमांड है उसको ऑर्डरिंग कॉस्ट से मल्टीप्लाई करना है. इजी. यहाँ पे एनुअल डिमांड ले लिया या ऑर्डरिंग कॉस्ट ले लिया. नेक्स्ट, द होल्डिंग कॉस्ट इज 20% पर एनम ऑफ द वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री. 20% पर एनम वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री. तो सबसे पहले वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री निकाल देंगे. तो हम लोग जब भी वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री निकाले तो हम लोग को क्या करना है, 20% is the total holding cost 20% per annum of the value of inventory held. तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें कि एक यूनिट का 1.20 लगता है, हम लोग से पर यूनिट पे जा रहे हैं यहाँ पे, तो एक यूनिट का 1.20 लगता है, तो उसका होल्डिंग कॉस्ट इज 20% ऑफ दैट. 20% ऑफ 1.20 आपको आपका होल्डिंग कॉस्ट निकल के आ जाएगा. और आपका जो ऑर्डरिंग कॉस्ट है वो 20 है ही. तो 3 कॉस्ट लगते हैं यहाँ पे. तो अभी फॉर्मूला पे आता हूं मैं. डी हमने एनुअल डिमांड निकाला, सीओ अपना ऑर्डरिंग कॉस्ट था, सीएच अपना होल्डिंग कॉस्ट था. नाउ डू यू गेट द होल्डिंग कॉस्ट? होल्डिंग कॉस्ट इज अगेन 20% ऑफ द परचेज प्राइस. एक यूनिट का परचेज प्राइस. अगर एक यूनिट का आप खरीद कितने में रहे हो, उसका जो खरीदने का प्राइस है उसका 20% उसका होल्डिंग कॉस्ट है. तो 1.2 का 20%, तो आपको EOQ मिल गया 1000 कंपोनेंट का. अब EOQ का मतलब क्या होता है? EOQ इज बेसिकली हर टाइम आप ऑर्डर करो तो आपको कितना ऑर्डर करना चाहिए ताकि ज्यादा भी नहीं हो जाए, कम भी नहीं हो जाए. इतना अगर आप ऑर्डर करोगे, इतना अगर आप ऑर्डर करोगे तो क्या होगा कि ना आपका होल्डिंग कॉस्ट बढ़ेगा, ना होल्डिंग कॉस्ट बढ़ेगा, ना ऑर्डरिंग कॉस्ट. लेट्स फॉर एग्जांपल, जैसे हम लोग गेहूं खाते हैं, तो मेरा एक फ्रेंड है, उसके घर पे 1 साल का गेहूं वो लोग एक बार ही लेके आ जाते हैं. वन टाइम में पूरे साल का गेहूं लेके आ जाते हैं वो लोग. उनको पता पूरे साल यूज करना है, तो एक अच्छा रेट लेके पूरे साल का गेहूं वो लोग लेके आ जाते हैं एक साथ में. तो कहना इससे, और कंपेयर टू माई फैमिली नाउ, हम लोग प्रॉब्लली हर मंथ में एक बार ऑर्डर करते हैं. ठीक है, तो वो लोग क्या करते हैं, 1 साल का गेहूं एक साथ ले आते हैं, हम लोग महीने में एक बार ऑर्डर करते हैं, तो एवरी मंथ ऑर्डर करते हैं. तो किसका ऑर्डरिंग कॉस्ट ज्यादा होगा वैभव भी, उसका या हमारा? वेरी गुड. पर किसका होल्डिंग कॉस्ट ज्यादा होगा? उनका, क्योंकि उनको कितना होल्ड करना है, 1 साल का. हमको कितना होल्ड करना है, 1 महीने का, है ना. हम लोग क्या करते हैं, हर महीना गेहूं ऑर्डर करते हैं. सिंपल, मंथली 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 जितना खाते हैं उतना ऑर्डर कर देते हैं. वो लोग 1 साल का एक साथ ऑर्डर कर देते हैं. तो डोंट यू थिंक उनका ऑर्डरिंग कॉस्ट विल बी लेस बिकॉज दे प्लेस ओनली वन ऑर्डर. आई प्लेस 12 ऑर्डर्स अ ईयर. और होल्डिंग कॉस्ट उनका ज्यादा होगा. दे हैव टू होल्ड फॉर 1 ईयर, आई हैव टू जस्ट होल्ड फॉर 1 मंथ. ईओक्यू का क्या करता है, ईओक्यू वो क्वांटिटी दे देता है जितना आपको हर बार ऑर्डर करना चाहिए. विद दैट आपका ना होल्डिंग कॉस्ट ज्यादा होगा, ना आपका ऑर्डरिंग कॉस्ट ज्यादा होगा. ना आपका होल्डिंग कॉस्ट ज्यादा होगा, ना आपका ऑर्डरिंग कॉस्ट ज्यादा होगा. ओके, तो वो क्वांटिटी कितनी होती है वो ईओक्यू बता देता है. काम खत्म. तो टेल्स इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, कि हर बार कितना ऑर्डर करना चाहिए सच दैट योर, आपके डिमांड के हिसाब से आपका, आपके डिमांड के हिसाब से आपका ऑर्डरिंग कॉस्ट और होल्डिंग कॉस्ट, डिमांड के हिसाब से आपका ऑर्डरिंग कॉस्ट और होल्डिंग कॉस्ट एकदम मिनिमल पे रहेगा. वो कितनी ऑर्डर क्वांटिटी होती है, कि कितना आपको हर बार ऑर्डर करना चाहिए, कितनी क्वांटिटी ऑर्डर करना चाहिए, वो ईओक्यू बता देता है. अभी क्लियर विद दिस हियर वैभवी? ईओक्यू क्या बताता है? ओके, कि कितना आपको हर बार ऑर्डर करना चाहिए सच दैट आपका ना ऑर्डरिंग कॉस्ट ज्यादा होगा, ना आपका होल्डिंग कॉस्ट ज्यादा होगा. एंड दिस इज द फॉर्मूला.
लेट्स मेक सेंस ऑफ द फॉर्मूला यार क्विकली वैभव, क्या क्या फॉर्मूला में यहाँ पे? हाँ, वेरी गुड। ओके, वेरी गुड। एक यूनिट का एक साल के लिए होल्डिंग कॉस्ट क्या होगा? परफेक्ट। ठीक है, नाउ मेक सेंस आउट ऑफ द नंबर जो इलस्ट्रेशन में दिया हुआ है। जस्ट मेक सेंस, फॉर्मूला में जो जो नंबर दिए हुए हैं जस्ट आइडेंटिफाई एंड टेल मी। हाँ। हम्म। 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 Perfect. And that is about this. That you take 20% of the selling price will give you the holding cost. 20% ऑफ सेलिंग प्राइस से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने को होल्डिंग कॉस्ट आ जाएगा। जब पूरे फॉर्मूला में डालेंगे तो हम लोग को 1000 कंपोनेंट आ गया। तब हमको पता चल गया कि इनको अगर 1000 कंपोनेंट आप हर बार ऑर्डर करो तो आपका ओवरऑल ऑर्डरिंग कॉस्ट और होल्डिंग कॉस्ट दोनों अपने मिनिमल पे रहेगा। ना ऑर्डरिंग कॉस्ट बढ़ेगा ना होल्डिंग कॉस्ट बढ़ेगा अगर आप 1000 कंपोनेंट हर बार ऑर्डर करते रहो तो। हजार 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 हर बार ऑर्डर करते रहो, ना होल्डिंग कॉस्ट आपका बढ़ेगा ज्यादा ना ऑर्डरिंग कॉस्ट आपका बढ़ेगा, एक मिनिमल बेस लेवल पे रहेगा। दैट्स इट। ठीक है, दैट इज अबाउट दिस। अब आते हैं टोटल एनुअल कॉस्ट पे। और सबसे पहले इज दिस क्लियर? अभी एकदम क्लियर है ये ईओक्यू का? ओके, नाउ कमिंग टू टोटल एनुअल कॉस्ट। व्हाट अबाउट टोटल एनुअल कॉस्ट? यहाँ पे आपको क्या करना है, सबसे पहले लेना है क्या, आपने खरीदा, मेरे फ्रेंड ने गेहूं खरीदा तो खरीदने का पहले तो गेहूं का पैसा, उसके बाद उसको ऑर्डर किया गेहूं को, ऑर्डरिंग किया उसने, वो ऐसे नहीं वो जाके लेके नहीं आया, वो ऑर्डर किया तो ऑर्डर ऑर्डर करने का पैसा। और अब ऑर्डर करके वो घर पे आ गया गेहूं, तो ऑर्डर करके अब घर पे आ गया तो उसको होल्ड करने का पैसा। तीनों पैसा ऐड कर दो तो पूरा आइडिया आ जाएगा कि टोटल एनुअल कॉस्ट क्या है गेहूं से रिलेटेड। वह तो गेहूं का खर्चा कि गेहूं को सप्लाई कर रहा है तो गेहूं का भी पैसा लगता है, फार्मर उगाया है, कंडीशन किया उसको, फिर आपके घर पे आ रहा है तो गेहूं का खर्चा, उसको ऑर्डर करने का खर्चा, उसको होल्ड करने का खर्चा, तीनों का ऐड करोगे टोटल एनुअल कॉस्ट आ जाएगा। काम खत्म। ठीक है, टोटल एनुअल कॉस्ट आ जाएगा। गेहूं का खर्चा, उसको ऑर्डर करने का खर्चा और उसको होल्ड करने का खर्चा। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं गेहूं का खर्चा। तो इनका सालाना डिमांड कितना था यहाँ पे हमने किया था, व्हाट वाज द एनुअल डिमांड या अभी? 6000। तो ले लिया पहले तो 6000। ठीक है, और 6000 यूनिट, एक यूनिट का दाम कितना था? परफेक्ट। तो इतना गेहूं खरीदने का इतना पैसा लग गया, 6000 केजी। ठीक है, मान लो लेट्स टेक आपको, यू वी लाइक द चॉकलेट कॉल्ड किटकैट, तो किटकैट हमको बहुत पसंद है। तो एक साल में हम लोग 6000 किटकैट खाते हैं, लेट्स अज्यूम। एक किटकैट 100 जो भी 50 रुपीज का है, तो हमने 6000 किटकैट खाए हैं साल में। तो एक साल का किटकैट का खर्चा कितना होगा पहले वो निकाल लिया। नाउ वी क्लियर विद दिस? ये क्या है, ये फर्स्ट ब्रैकेट। 6000 किटकैट खाया, एक किटकैट का $1.20 है। तो हमने 6000 जो किटकैट, पहले तो किटकैट खरीदे हैं उसका कितना लगा। सेकेंड, अब हम लोग किटकैट ऑर्डर करते हैं, हम लोग जाके दुकान से नहीं लेके आते। तो अब ऑर्डर करते तो किटकैट को ऑर्डर करने का पैसा लगता है। तो साल का आपका डिमांड था 6000। हर बार आप कितना ऑर्डर करते थे? 1000। क्यों करते थे? बिकॉज दैट वाज योर ईओक्यू। ठीक है, तो कितने ऑर्डर इन ईयर करते थे? 6 ऑर्डर। आर यू विद मी ऑन दिस? हाउ डिड आई गेट 6 ऑर्डर, 6 ऑर्डर्स? ये साल का डिमांड कितना था वंस अगेन मैं अभी? और हर बार कितना ऑर्डर कर रहे थे ईओक्यू के हिसाब से? 1000। तो कितने ऑर्डर किए होंगे एक साल में? एक बार में आप 1000 किटकैट ऑर्डर करते, दैट्स इट। 6 ऑर्डर्स करते थे, एक बार में आप 1000 किटकैट करते थे, साल का आपका 6000 किटकैट आप खाते हो। तो 6000 किटकैट बाय 1000। 6 बार ऑर्डर कर रहे हो आप, 6 ऑर्डर ईयर, दैट्स इट। ठीक है, दिस मेक सेंस ऑफ दिस? ये वाला एक बार येलो देखो खाली नंबर, जस्ट मेक सेंस ऑफ इट। टोटल डिमांड डिवाइडेड बाय पर ऑर्डर आप कितना प्लेस कर रहे थे, कितने किटकैट ऑर्डर कर रहे थे आप?
क्लियर है अभी? 6,000 आपको साल में चाहिए, हर बार आप 1,000 किटकैट ऑर्डर करते हो, तो कितने बार साल में ऑर्डर करना पड़ेगा? 6 बार। ठीक है। और एक ऑर्डर का कितना लगता है? हाँ, पर ऑर्डर कितना लगता है? व्हाट इज द ऑर्डरिंग कॉस्ट एक ऑर्डर का? ऑर्डरिंग कॉस्ट, वो परचेज कॉस्ट था 1.2, अपना परचेज कॉस्ट था। डिलीवरी कॉस्ट कितना है जोमेटो पे? $20। तो साल में कितने ऑर्डर थे? 6 ऑर्डर। और एक का ऑर्डरिंग कॉस्ट था $20। डिड यू मेक सेंस? तो टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट हमारा $120 होगा। डिड यू मेक सेंस ऑफ दैट? ठीक है, मैं इधर सिर्फ 3 नंबर आपको एक और बार बोलूंगा। हमारा एनुअल डिमांड था 6,000। मैं करता था 1,000 यूनिट हर बार ऑर्डर करता था मैं। 6,000 मेरा एनुअल डिमांड था, 1,000 मैं हर बार ऑर्डर करता था। तो 6,000 बाई 1,000, मैंने 6 ऑर्डर किए। मैंने कितने ऑर्डर किए? 6 ऑर्डर्स प्लेस किए। कितने ऑर्डर प्लेस किए मैंने? 6 ऑर्डर्स मैंने प्लेस किए। हर ऑर्डर का $20 लगता है। तो टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना हुआ? $120। दैट्स इट। ओके, अब आते हैं होल्डिंग कॉस्ट पे। या वी आर क्लियर विद ऑर्डरिंग कॉस्ट हियर अभी? ठीक है, अब आते हैं होल्डिंग कॉस्ट पे। होल्डिंग कॉस्ट की मैं बात करूं, तो होल्डिंग कॉस्ट में हम लोग सबसे पहले क्या लेना पड़ता है? एवरेज इन्वेंट्री लेना पड़ता है। क्योंकि देखो, आपके गोडाउन में हर समय आप पूरा का पूरा माल तो हमेशा चौबीसों घंटे पूरा माल तो नहीं स्टोर करोगे। क्यों? क्योंकि आपने वो खरीदा था कोई काम के लिए। ऐसा तो नहीं है कि बस उधर रख के रखोगे जीवन भर उस माल को। या तो बिकेगा या तो फैक्ट्री में जाएगा, है ना। पूरे टाइम आपके गोडाउन में पड़ा तो नहीं रहने वाला है वो माल 24 घंटा, है ना। थोड़ा इनसाइड आउट होते रहेगा, थोड़ा फैक्ट्री में जाते रहेगा, थोड़ा फैक्ट्री से वापस आते रहेगा, या थोड़ा आप बेचते रहोगे। ऐसा नहीं हो कि जिंदगी भर वो 1,000 पड़ा ही रहने वाला है। करेक्ट। इट कीप्स मूविंग इन एंड आउट। तो हमेशा आप एवरेज इन्वेंट्री लेते हो, होल्डिंग। क्योंकि आप ये अज्यूम कर रहे हो कि पूरी इन्वेंट्री आप हमेशा तो होल्ड करके रखोगे नहीं। थोड़ा आप करके रखोगे इन्वेंट्री होल्ड, और थोड़ी इन्वेंट्री को आप मूव करते रहोगे। या तो फैक्ट्री में जाएगा या कस्टमर खरीदेगा डायरेक्टली। एनी विच वे आपका माल मूव होता रहेगा। तो ऐसा तो है नहीं कि वो पड़ा ही रहने वाला है जिंदगी भर उधर। तो अब एवरेज इन्वेंट्री लेते हो तो था। हाँ। ठीक है, 1,000 हमने ऑर्डर किया, हमारे गोडाउन में आ गया। ठीक है। हम्म, किनको देना है जो? ये हमारे पास आ रहा है माल। हाँ 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 हाँ। ठीक है, लेंगे उनके हिसाब से, उनके बुक्स में लेंगे, है ना। एक वैभवी मेरे को किटकैट सप्लाई कर रही है, मेरा बुक अलग है, वैभवी का बुक अलग है। अभी यहाँ मेरे बुक की बात हो रही है, तो मेरी कंपनी की बात हो रही है, तो मेरी कंपनी की बात होगी। जब वैभवी का अकाउंट्स बनेगा तो वैभवी के बुक्स की बात हो जाएगी। एक बार में एक किताब में एक कंपनी का डेटा आएगा। ठीक है, फिर से मैं बताता हूँ लॉजिक। कि आपने मेरे को 1,000 किटकैट दिए, और मेरा क्या काम है? हम लोग खाते हैं किटकैट। तो अगर आप देखोगे 1,000 किटकैट मैंने आपसे खरीद लिया, पर अब क्या होगा? हम लोग खाएंगे भी तो ना। तो डोंट यू थिंक वो किटकैट मूव होता रहेगा? हम लोग 6 लोग 7 लोग रहते हैं घर में, तो हम लोग रोज एक 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 भी खाए, 3 मील्स में एक 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 किटकैट खाए, तो 21 किटकैट तो रोज कम होता जा रहा है। तो अब वो 1,000 पूरा तो मैं एक टाइम पे होल्ड करके नहीं रख रहा हूँ। हम लोग यूज करते जा रहे हैं, तो वो हल्का होते जा रहा है। तो इसलिए जब ये होल्डिंग कॉस्ट लेते हैं, तो हम लोग हमेशा एवरेज करके लेते हैं। क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि पूरे महीने पूरा किटकैट होल्ड होने वाला है। हम लोग तो कंज्यूम भी करते रहेंगे उसको। तो फिर जो हम लोग कंज्यूम भी कर रहे हैं, दिन का 21 खा लेते हैं हम लोग। तो अगर आप देखोगे एक हफ्ते का 140 तो खत्म ही हो गया। एक हफ्ते में 840 किटकैट हो गया। तो मैं हमेशा 1,000, पूरे 1,000 यूनिट्स का होल्डिंग कॉस्ट क्यों कैलकुलेट करूं? तो होल्डिंग कॉस्ट को हम एवरेज करते हैं हमेशा। तो नंबर ऑफ यूनिट्स का एवरेज निकालते हैं इनटू होल्डिंग कॉस्ट। होल्डिंग कॉस्ट इधर डायरेक्टली दिया हुआ नहीं है, तो उन्होंने बोला है इट इज 20% ऑफ द सेलिंग प्राइस। तो ये मेरा होल्डिंग कॉस्ट। तो ये आ गया मेरा टोटल होल्डिंग कॉस्ट, टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट, टोटल परचेज कॉस्ट। तीनों को ऐड किया, मेरा टोटल एनुअल कॉस्ट आ गया। इट मेक सेंस ऑफ दिस हियर? हम्म, दैट्स इट। बस ऐसे हमको टोटल एनुअल कॉस्ट निकालना है। ऑर्डरिंग कॉस्ट लिया, होल्डिंग कॉस्ट लिया, और परचेज कॉस्ट लिया।
ऑर्डरिंग कॉस्ट, होल्डिंग कॉस्ट, परचेस कॉस्ट, तीनों को ऐड कर दिया। ऑर्डरिंग, होल्डिंग, परचेस, तीनों को ऐड कर दिया। एक्सक्यूज मी, तीनों को ऐड कर दिया, अपने को टोटल एनुअल कॉस्ट आ गया। दैट्स इट। तीनों को ऐड कर दिया, टोटल एनुअल कॉस्ट आ गया। ओके, दैट इज दिस। अब देखते हैं TYU3 क्विकली। ओके, बिफोर वी गो देयर, देयर आर अ नंबर ऑफ assumptions related to EOQ that you should note। क्या बोलता है कि डिमांड और लीड टाइम कांस्टेंट होगा। लीड टाइम मतलब आप ऑर्डर प्लेस करते हो और कितने दिन में ऑर्डर आता है आपके पास, वो कांस्टेंट रहेगा। परचेस प्राइस कांस्टेंट रहेगा, कभी भी आप बफर इन्वेंट्री होल्ड नहीं करोगे। ये EOQ के assumptions होते हैं। ये जो होते हैं वो EOQ के assumptions होते हैं कि नो बफर इन्वेंट्री विल बी हेल्ड, परचेस प्राइस आपका कांस्टेंट होना है, और डिमांड एंड लीड टाइम आर कांस्टेंट। डिमांड लीड टाइम कांस्टेंट है, परचेस प्राइस कांस्टेंट है, बफर इन्वेंट्री इज हेल्ड। ठीक है, कोई भी बफर इन्वेंट्री आप नहीं होल्ड करते हो। परचेस प्राइस इज कांस्टेंट, डिमांड एंड लीड टाइम आर आल्सो कांस्टेंट। ओके, दैट्स इट, दैट इज अबाउट EOQ। The formula is provided in your exam. You must make sure you know what the various elements of it mean so that you can utilize the formula correctly. ठीक है, तो ये हो गया अपना EOQ। क्लियर विथ EOQ यार? वैभव भी समझ में आया सब? हाँ हाँ, एक सेकंड में हॉटस्पॉट लगा रहा था, अभी मैं बस निकलने वाला ऑफिस तक। गिव मी अ मिनट। मूविंग ऑन ना, ठीक है। तो एक TYU3 अपन फिर ट्राई करेंगे यार वैभवी। आज आप ट्राई करो TYU3, एक इलस्ट्रेशन मैंने कराया है। यू ट्राई TYU3, कैसे आपको समझ आ रहा है? इफ यू हैव अ डाउट यू आस्क मी। यहाँ पे मैं आपका होमवर्क दिन का ऐड करते जाता हूँ। तो TYU3 हमने फोकस करना है। नेक्स्ट EOQ विद डिस्काउंट देते हैं, ये सब मैं कराता हूँ विद डिस्काउंट्स। तो इसको एक इंटरेस्टिंग वे में बोलता हूँ, आप वैसे करो तो आपको एकदम इजीली समझ में आ जाएगा ये सब। इसको हमेशा टेबल बना के करना चाहिए, तो एक ही बार में सब हो जाता है, टाइम भी बचता है। यहाँ परचेस प्राइस, ये अपना ऑर्डरिंग कॉस्ट, ये अपना होल्डिंग कॉस्ट, ये अपना टोटल एनुअल कॉस्ट एट 3 यूनिट्स। एक है एट माई, यहाँ सर देख रहे हो तो एक एट EOQ लेवल, एक एट द 7500 यूनिट्स लेवल, और एक एट माई 5000 लेवल। तो अपने को देख रहा है तीनों में सबसे कम TXC किसका आने वाला है। ठीक है, तो एक बार कैलकुलेटर ले लो, थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि determine the least order quantity is still the EOQ of 3500। EOQ भी बता दिया 3500, सब बता ही दिया अपने को। तो तीन क्वांटिटी है, बस बोल रहा है कि तीनों में सबसे सस्ता कौन सा है, बस उतनी सी कहानी है। तीनों कैलकुलेट कर, तो ऐसा सब हमेशा टेबल में करना चाहिए, तो एकदम सब जल्दी जल्दी भी हो जाता है, कंफ्यूजन नहीं होता है। ऐसे थियोरी थ्योरेटिकल करने जाओगे डिफिकल्ट लगेगा। ठीक है, तो ये तो अपने टोटल्स आएंगे, ये सब अपने हेडिंग्स है। अब डालते हैं यहाँ पे व्हाट्सन लिमिटेड हैज अ रिटेल, इज माय वॉल्यूम वॉइस बेटर नाउ वैभवी? ठीक है। Wharton Limited is a retailer of beer barrels. The company has an annual demand of 36750। तो इतना सालाना डिमांड है, तो तीनों केस में इतना ही सालाना डिमांड होना है, वो नहीं बदलेगा। 36750 तीनों केस में इतना ही, एनुअल डिमांड कांट चेंज, वो कांस्टेंट है, वो हमारा अजम्पशन है, अभी हमने देखा था कि एनुअल डिमांड इज कांस्टेंट। तो ये इधर केस में हमारा एनुअल डिमांड कांस्टेंट है। ठीक है भाई। द बैरल इज $12 ईच, तो तीनों में खरीदने का उतना ही पड़ने वाला है नहीं। अब अपने को क्या होगा यहाँ पे EOQ में $12 का पड़ेगा, बट 7500 में अपने को डिस्काउंट मिलेगा। थोड़ा कितना डिस्काउंट मिलेगा? जो अगर 7000 तो 2.5% पड़ेगा डिस्काउंट। तो आप जस्ट कैलकुलेट एंड टेल मी के $12 इंटू 12 इंटू करो आप मेरे साथ, 12 इंटू 97.5, या 0.975 कर दो। 12 इंटू 0.975 कितना आ रहा है? 11.7। ठीक है, तो ये मेरा परचेस प्राइस यहाँ पे ये आ जाएगा। क्यों ये लोग बोल रहे हैं अगर आप इतना क्वांटिटी खरीदो तो हमको डिस्काउंट दे देंगे, और सेम लॉजिक से 5000 में भी अपने को डिस्काउंट मिलेगा। करो 12 इंटू 0.98,
ओके 11.76 ओके 11.76 ठीक है. डिड वी मेक सेंस ऑफ दिस यार वैभवी, क्या चल रहा है इस केस में? यहाँ पे बोल रहे हैं अगर आप 7,500 खरीदो तो हमको 2.5 डिस्काउंट देंगे, और यहाँ पे हम आपको 2% डिस्काउंट दे देंगे अगर आप इतना क्वांटिटी खरीदो तो हमसे. होता है ना, हम लोग ज्यादा क्वांटिटी खरीदे थे तो प्राइस कम कर देता दुकानदार. सेम लॉजिक है यहाँ पे. 7,500 अपन खरीदे हैं तो बोला कि 2.5% आपको डिस्काउंट दे दूंगा मैं. अगर आप 5,000 यूनिट खरीदे तो हम 2% डिस्काउंट दे देंगे. ठीक है, लॉजिक क्लियर है अभी? तो इसलिए आप देखोगे कि जो सेलिंग प्राइस है चेंज हो रहा है तीनों में. यूनिट सेम है बट सेलिंग प्राइस क्यों चेंज हो रहा है? क्योंकि आपको डिस्काउंट मिलते जा रहा है. डिस्काउंट क्यों मिल रहा है? क्योंकि आप ज्यादा क्वांटिटी खरीद रहे हो. और कितनी क्वांटिटी खरीद रहे हो? एक में 7,500, एक में 5,000. एकदम क्लियर है ये वाला पार्ट नाउ वैभवी, नो डाउट्स हियर. ठीक है, अब चलते हैं यहाँ पे ऑर्डरिंग कॉस्ट. ऑर्डरिंग कॉस्ट कैसे निकलता है? 36750 मेरा एनुअल डिमांड लिया, डिवाइडेड बाय हाउ मच आई परचेज इनटू द ऑर्डरिंग कॉस्ट. 200 का ऑर्डरिंग कॉस्ट है मेरा, तो ऐसे हम सबका ऑर्डरिंग कॉस्ट निकाल लेंगे. इसमें खाली अपना ये चेंज हो जाएगा, 7,500 हो जाएगा. तो ऐसे यहाँ का ऑर्डरिंग कॉस्ट निकल गया. यहाँ पे भी चेंज हो जाएगा, 5,000 आ जाएगा, यहाँ का ऑर्डरिंग कॉस्ट निकल गया. सेल्फ फाइंड दी ऑर्डरिंग कॉस्ट. ऐसे सबका ऑर्डरिंग कॉस्ट निकल जाएगा कि सालाना डिमांड ये है, एक ऑर्डर में मैं 3,500 करता हूँ तो साल के कितने ऑर्डर प्लेस करूंगा, और जितने भी ऑर्डर प्लेस करूंगा इंटू 200, क्योंकि मेरा ऑर्डरिंग कॉस्ट 200 है. क्योंकि मेरा ऑर्डरिंग कॉस्ट 200 है, फिर होल्डिंग कॉस्ट निकाल लेंगे. होल्डिंग कॉस्ट का हमेशा एवरेज लेते हैं अपन, इनटू द होल्डिंग कॉस्ट. होल्डिंग कॉस्ट कितना है? इधर दिया हुआ डायरेक्टली 1.20 इज द होल्डिंग कॉस्ट. तो एवरेज इन्वेंट्री इनटू होल्डिंग कॉस्ट. हो गया. तो यहाँ पे आई टेक द एवरेज इन्वेंट्री इनटू होल्डिंग कॉस्ट. एवरेज इन्वेंट्री इनटू होल्डिंग कॉस्ट, बस काम खत्म, तीनों को ऐड कर लूंगा. जो सबसे सस्ता वो वाला चले जाऊंगा मैं, दैट्स ऑल. ठीक है, बस इतना सा सम है. इतना बड़ा लग रहा है, बड़ी साहब टेबल में डाल दो इसको तो आप रियलाइज करो एकदम इजी सम है. उसके बाद कुछ नहीं है इस सम में. या लेट्स मेक सेंस ऑफ ऑर्डरिंग एंड होल्डिंग कॉस्ट वैभवी. क्या कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं अपन? या मैं फॉर्मूला ले आया हूँ आपके लिए. ऑर्डरिंग, एक सेकेंड रुको. ऑर्डरिंग कॉस्ट का मैं देख रहा था फॉर्मूला होता तो बेटर रिलेट करते, पर खैर चलो कोई नहीं. या हम्म 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 करेक्ट. हम्म. है ठीक है. यस. ओके, होल्डिंग कॉस्ट.
परफेक्ट। और 1.20 अपना होल्डिंग कॉस्ट है। ठीक है, तो अपना होल्डिंग कॉस्ट दिया हुआ है, ऑर्डरिंग कॉस्ट दिया हुआ है, परचेज प्राइस दिया हुआ है, तीनों दिया हुआ है। परचेज प्राइस 12, ऑर्डरिंग कॉस्ट 200, होल्डिंग कॉस्ट 1.20। तो जब हमने को परचेज निकाल रहे हैं तो इंटू 12, ऑर्डरिंग निकाल रहे हैं इंटू 200, होल्डिंग निकाल रहे हैं इंटू 1.20। ठीक है, तो तीनों कॉस्ट एकदम क्लियरली अलग से दिया हुआ है अपने को। परचेज प्राइस कितना, ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना, होल्डिंग कॉस्ट कितना है। बस एक बार आप ये समझ जाओ, आपको एकदम इजी लगेगा। ऐसे टाइप का सब, बस ये टेबल बनाया और टैग से किया, एग्जाम में टाइम बच जाता है, आंसर भी एक ही बार में करेक्ट आ जाता है। ठीक है, अब मेरे को बताओ, ये परचेज प्राइस जो फर्स्ट लाइन में है वो तीनों में अलग क्यों है? क्यों? वेरी गुड। वाई? वाई वाज द डिस्काउंट? क्यों मिल रहा है डिस्काउंट? वेरी गुड, एब्सोल्युटली राइट। ठीक है, तो क्वांटिटी ज्यादा करो, डिस्काउंट ज्यादा मिलेगा। दैट्स इट। और इधर क्वेश्चन भी आप देख लो, डिटरमाइन वेदर द लीस्ट कॉस्ट क्वांटिटी स्टिल द ईओक्यू। क्या सिर्फ स्टिल 3,500 पे अपने को सबसे सस्ता पड़ रहा है, या इन दोनों पे सबसे सस्ता पड़ रहा है? ठीक है, तो इनका आप टोटल निकालोगे, जो सबसे सस्ता पड़ रहा है दैट इज योर आंसर। कि नहीं इसमें नहीं पड़ रहा है या इसमें पड़ रहा है, वो आपको बताना पड़ेगा। दैट्स ऑल। ठीक है, so that is all about this. ठीक है, now look into the numbers here, Vaibhavi. Anything that did not make sense? हाँ। हाँ। हम्म। हाँ, ये आपको हमेशा एवरेज इन्वेंट्री लेना है, एवरेज इन्वेंट्री से ही होल्डिंग कॉस्ट मल्टीप्लाई होगा। क्यों? लॉजिक भी बताया कि पूरा माल आपका गोडाउन में पूरी जिंदगी पड़ा नहीं रहेगा, वो अंदर बार होता रहेगा। तो ऐसा तो नहीं है कि आप सारा माल खरीद लियो और गोडाउन में रखे रहे और खराब हो गया और फिर फेंक दियो। बेचोगे या तो यूज करोगे, ऐसे सिर्फ रखने के लिए तो आपने खरीदा नहीं है। तो या तो कस्टमर को जाता रहेगा या वो फैक्ट्री में जाता रहेगा। तो पूरा माल हमेशा, हर समय तो आपके इधर होने नहीं वाला है गोडाउन में। तो हमेशा आप एवरेज लेते हो, क्योंकि आप ये अज्यूम कर रहे हो कि माल इन एंड आउट होता रहेगा। ठीक है, क्योंकि आप ये अज्यूम कर रहे हो कि आपका जो भी गुड्स है वो इन एंड आउट होता रहेगा, इन एंड आउट फ्रॉम समवेयर। या तो आप डायरेक्टली कस्टमर को बेच रहे हो, अगर कोई दुकानदार आपका ये कोई फ्रूटी भी खरीदता है, 200 फ्रूटी, अब वो जिंदगी भर फ्रिज में तो रखने नहीं वाला है, कस्टमर आएंगे उनको बेचेगा। तो ऐसा तो है नहीं कि पूरा गुड्स हमेशा रहेगा वो फ्रिज के अंदर ही। तो वो बिकता रहेगा, तो जब बिकता रहेगा तो इट्स नॉट फेयर कि एक चीज जो बिक चुकी है उसका भी हम होल्डिंग कॉस्ट चार्ज किए जा रहे हैं। सोचो कोई पहले दिन ही एक फ्रूटी बिक गई, जैसे आया उसी समय एक फ्रूटी बिक गई, अब उसका चार्ज पूरे साल में मैं लूं क्यों? वो तो बिकी गया, उसको तो होल्ड ही नहीं करनी पड़ी मेरे को। तो इट्स इजंट इट अनफेयर टू टेक दैट फ्रूटी का चार्ज पूरी होल्डिंग कॉस्ट में, जब वो फ्रूटी तो है ही नहीं, अब तो बिकी चुकी है। तो इसलिए हम एवरेज ले लेते हैं। तो वो लॉजिक से मैं आपको बता रहा हूँ, लॉजिक से याद रखो ये फॉर्मूला, तो कंफ्यूजिंग नहीं लगेगा। ठीक है, क्लियर है ये वाला अब? ठीक है, तो ये हो गया। अब सेम पे है ईबीक्यू। अब ईबीक्यू में क्या आता है, यहाँ पे अब मैन्युफैक्चरर के पर्सपेक्टिव से देखते हैं। यहाँ तक तो हम लोग रिटेलर के पर्सपेक्टिव से देख रहे थे, क्योंकि उसने माल खरीदा है, फ्रूटी बनी बनाई खरीदी है। अब हम लोग फ्रूटी फ्रूटी मैन्युफैक्चरर के पीओवी में जा रहे हैं, फ्रूटी मैन्युफैक्चरर के। तो ये रिटेलर के पर्सपेक्टिव से था कि जो बेचता है। ठीक है, ये रिटेलर के पर्सपेक्टिव से था कि वो बंदा जो जो बेचता है, रिटेलर के पर्सपेक्टिव से था। अब आ रहे हैं अपन होलसेलर के पर्सपेक्टिव से। ओके, अब आ रहे हैं हम लोग होलसेलर के पर्सपेक्टिव से। ओके, अब आते हैं अपन होलसेलर के पर्सपेक्टिव से। ओके, अब देखते हैं अपन होलसेलर के पर्सपेक्टिव से। ओके, अब देखते हैं अपन होलसेलर के पर्सपेक्टिव से। होलसेलर के पर्सपेक्टिव से अपन देखे क्या, होलसेलर के पर्सपेक्टिव से हाउ इज इट लुकिंग लाइक। होलसेलर के पर्सपेक्टिव से लेट्स लुक इनटू दिस। ओके, तो यहाँ पे ईबीक्यू आ जाता है, यहाँ पे मैन्युफैक्चरर के पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं, माय बैड। तो रिटेलर या होलसेलर हम दोनों यहाँ पे किसी के पर्सपेक्टिव से देख लो, जो भी खरीदता है। अब उसके पर्सपेक्टिव देख रहे हैं जो बना रहा है, बस उतना सा डिफरेंस है।
पर्सपेक्टिव चेंज हो रहा है। अभी तक हम लोग देख रहे थे बस जो बेच रहा है, एक के बाद बैठे देख रहे हैं हम लोग जो बेच रहा है, अब देख रहे हैं बना, जो बेच रहा है अब देख रहे हैं उसके बाद जो बना रहा है। अब मैन्युफैक्चर के पर्सपेक्टिव जब बात करें तो ईबीक्यू देखते हैं, क्योंकि बैच में बनाता है, ऐसा नहीं हम पूरा मशीन चलाएगा है ना, 100 100 kg का मशीन चलाएगा, 200 यूनिट इनपुट डालेगा और एक लेस बनाएगा, एक पैकेट। अब बनाएगा तो बैच में बनाएगा, 800 1000 पैकेट लेस के एक साथ बनेंगे। ऐसा तो नहीं है कि इतना मशीन चलाएगा, इतनी बिजली चलाएगा, इतना एम्प्लॉय रखेगा और एक पैकेट बनाएगा, बनाएगा तो बैच में बनाएगा। तो इसलिए यहाँ पे समथिंग कॉल्ड एज बैच साइज आ जाता है, कि जो मैन्युफैक्चरर है वो बैच में बनाता है। ऐसा तो है नहीं कि वो बस बनाते जाएगा, एक एक पैकेट बनाने वाला है, ऐसा तो होना नहीं वाला। तो वो लोग बैचेस में बनाते हैं एक बार में, तभी जाके उनको वो, तभी वो बिजनेस मेक सेंस टू देम, कि इतना बनेगा और पर पैकेट पे इतना कमाएंगे, तो ओवरऑल एक कंसाइनमेंट पे इतने पैसे बन जाएंगे, तो ओवरऑल एक कंसाइनमेंट पे इतने पैसे बन जाएंगे, है ना। तो हमेशा पैसा इस बिजनेस में ऐसे ही बनता है कि आप ज्यादा क्वांटिटी में बनाओ और इंडिविजुअल क्वांटिटीज में बेचो। जितना आप ज्यादा क्वांटिटी बताओगे आपका खर्चा कम लगेगा, और जब एक एक पैकेट बेचोगे तब आप पैसा कमाने लगोगे। तो ये बिजनेस ही ऐसे चलता है। तो हमेशा बैच में बनेगा, हमेशा बैच में बनता है। कोई भी मैन्युफैक्चरर कभी भी आप देख लो, जो ठेले पे आप वो बिरयानी भी बेच रहे हैं, तो वो लोग पूरा पतीला बन के बनाते हैं, ऐसा नहीं कि एक एक बनाएंगे, पूरा भर के बनाते हैं और फिर एक एक करके बेचते हैं, तब उनको वहां पे पैसे बनते हैं अच्छे उनके। तो दैट इज हाउ इट वर्क्स आउट। ये होलसेलर रिटेलर अपन ने देखा। अब आते हैं मैन्युफैक्चरर के पीओवी से। तो यहाँ पे ईबीक्यू का फॉर्मूला लगता है, व्हेन वी टॉक फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर पर्सपेक्टिव, यहाँ ईबीक्यू लगता है। ऑलमोस्ट सब कुछ सेम है, आप देखोगे वो न्यूमरेटर तो एकदम ही सेम है, 2 into CO into D। जैसे हमने देखा था ऑर्डरिंग कॉस्ट डिमांड, ठीक है, ऑर्डरिंग कॉस्ट था डिमांड था और 2 था, 2 into ऑर्डरिंग कॉस्ट इंटू डिमांड। तो न्यूमरेटर तो एकदम सेम है, न्यूमरेटर तो एकदम सेम है, 2 into CO into D, न्यूमरेटर एकदम सेम है। अब आते हैं अपन नीचे वाले पे, न्यूमरेटर सेम है। अब आते हैं अपन डिनोमिनेटर पे। डिनोमिनेटर पे होल्डिंग कॉस्ट CH स्टिल सेम है, पर हम लोग अब क्या ले रहे हैं, 1 - D/R। अब D/R क्या है, डिमांड है आपका, वो भी सेम है। R है रिप्लेनिशमेंट रेट, आर में क्या ले रहे हैं हम लोग, रिप्लेनिशमेंट रेट ले रहे हैं, रिप्लेनिशमेंट रेट ले रहे हैं। 1 - D/R, 1 - D/R क्या ले रहे हैं हम लोग, 1 - D/R, 1 - डिमांड पर एनम डिवाइडेड बाय एनुअल रिप्लेनिशमेंट रेट। राइट, क्या ले रहे हैं हम लोग, डिमांड पर एनम डिवाइडेड बाय एनुअल रिप्लेनिशमेंट रेट, डिमांड पर एनम डिवाइडेड बाय एनुअल रिप्लेनिशमेंट रेट। सो 1 - D/R कर रहे हैं हम लोग, 1 - D/R। तो डी क्या है अपना, डिमांड पर एनम, आर क्या अपना, रिप्लेनिशमेंट रेट, डिमांड पर एनम और रिप्लेनिशमेंट रेट। ठीक है, तो वी विल अंडरस्टैंड हाउ दिस वर्क्स, स्लोली स्लोली विल मेक सेंस ऑफ ऑल द थ्रू नंबर्स ओनली। ठीक है, तो यहाँ भी फॉर्मूला पहले नहीं, यहाँ पहले एक नंबर्स कर लेते हैं। तो प्रोडक्शन रेट क्या चल रहा है आपका, प्रोडक्शन रेट चल रहा है, आप हफ्ते का 500 बना रहे हो, हफ्ते का कितना बन रहा है, 500 यूनिट बन रहा है, हफ्ते का 500 यूनिट। ठीक है, दैट्स ग्रेट। डिमांड कितना है, 10,000 पर एनम है, तो यहाँ पे डिमांड तो अपना सब्सिट्यूट हो जाएगा, 10,000 10,000 दोनों जगह, ऊपर भी 10,000 नीचे भी 10,000, इजी। तो अपना डिमांड हो गया। अब और स्प्रेड ओवर 50 वीक्स, ओवर 50 वीक्स बना रहे हो, एक हफ्ते का 500, तो टेक्निकली आप कितनी कैपेसिटी आपकी, एक हफ्ते का 500 बन रहा है, तो 25 वीक में आप 25,000 बना, 50 वीक में आप 25,000 बना सकते हो। हाउ, 50 into 500, राइट, 50 into 500, इन 1 वीक यू मेक 500। द कैपेसिटी आपका क्या है, आपका टोटल कैपेसिटी क्या है, अगर हम देखें बनाने की आपकी क्षमता क्या है, टोटल कैपेसिटी क्या है, अगर हम लोग देखें तो आपका जो टोटल कैपेसिटी है वो 25,000 यूनिट का है, कि साल में आप 25,000 यूनिट बना सकते हो, क्योंकि हफ्ते का 500 बनाते हो और 50 वीक आपके वर्किंग रहते हैं, 2 हफ्ते की छुट्टी दे देते हो आप। तो आपका 50 वर्किंग वीक से और 500 यूनिट्स पर वीक बनता है, तो 25,000 यूनिट आप बना सकते हो। सेटअप कॉस्ट है आपका 2,700। जब आप बनाना शुरू करते हो आपको मशीन सेटअप करना पड़ता है, पूरा सारी चीजें जो भी लगती है सेटअप करने में एक बैच के, तो वो आपका 2,700 है, वो आपका सेटअप कॉस्ट है। तो यहाँ पे ऑर्डरिंग कॉस्ट नहीं होता है, यहाँ पे सेटअप कॉस्ट आ जाता है। तो ये जो C0 है, जो ऑर्डरिंग कॉस्ट होता था, वो यहाँ पे सेटअप कॉस्ट हो जाएगा। सो 2 into सेटअप कॉस्ट इंटू डिमांड डिवाइडेड बाय नीचे स्टोरेज कॉस्ट 2.50 पर यूनिट। सो 2.5 इंटू 1 - डिमांड बाई, ठीक है, रिप्लेनिशमेंट रेट निकालो, डिमांड बाई टोटल कैपेसिटी। ठीक है, तो 2 जैसा है वैसा है। ये अपना होल्डिंग कॉस्ट था, ऑर्डरिंग कॉस्ट था वहां पे, यहाँ पे सेटअप कॉस्ट हो जाएगा। और पे ऑर्डर के वहां से तो मंगा रहे थे, या तो खुद बना रहे हो, तो मंगाने का तो कॉस्ट ही नहीं हो सकता यहाँ कुछ। तो 2,700 यहाँ आपका सेटअप कॉस्ट है, 10,000 एनुअल डिमांड है, तो न्यूमरेटर प्रीटी मच सेम है। CH यहाँ पे होल्डिंग कॉस्ट है, एंड ब्रैकेट में 1 - 10,000 बाई 25,000, 10,000 बाई 25,000,
10,000 बाय 25,000, 10/25, 10 में क्या ले रहे थे अपन एनुअल डिमांड, 25 में क्या ले रहे थे अपन जो आपकी कैपेसिटी है बनाने की। तो एक बार में जब आप मशीन शुरू करते हो कम से कम आपको 6,000 यूनिट बनाने चाहिए, तब आपका एक अच्छा बैलेंस बैठेगा। तो ज्यादा भी नहीं बनाओ, कम भी मत बनाओ, बट डिमांड के हिसाब से हर बार जब आप मशीन चलाते हो अपनी 6,000 लेस के पैकेट बनाने ही बनाने हैं आपको। मिनिमम 6,000 पैकेट बनने चाहिए, तब जाके आपका ओवरऑल सही रहेगा। ऑर्डरिंग कॉस्ट भी ज्यादा नहीं रहेगा, होल्डिंग कॉस्ट भी, सॉरी, सेटअप कॉस्ट ज्यादा नहीं रहेगा, और स्टोरेज कॉस्ट भी ज्यादा नहीं रहेगा। तो 6,000 यूनिट तो आपको हर बार बनाने ही बनाने हैं। कितने यूनिट बनाने? 6,000 यूनिट। ठीक है, हर बार जो आप चढ़ा रहे हो, आपकी मशीन स्टार्ट कर रहे हो, 6,000 यूनिट आपको बनाने हैं। हर बार जो अपनी मशीन स्टार्ट कर रहे हो आपको 6,000 यूनिट बनाने हैं। ठीक है, सो दैट इज द आंसर। तो लेट्स पहले न्यूमरेटर पे फोकस करते हुए अभी लेट्स मेक सेंस ऑफ द न्यूमरेटर। क्या है तीनों नंबर न्यूमरेटर में? 2 इज एज पर फॉर्मूला, बाकी तो ओके, परफेक्ट। अब डिनोमिनेटर में आते हैं। वेरी गुड। अपन ने 10,000 बाय 25,000 किया। ये जो डी बाई, हाँ, ये जो आर है ये अपना रिप्लेनिशमेंट रेट है, एनुअल रिप्लेनिशमेंट बोलते हैं। कि अपना कितना अपन रिप्लेनिश करने की हमारी कितनी क्षमता है, हमने जितना करना है, जितनी डिमांड है, पर हम बनाने को कितना बना सकते हैं। आज वैभवी को आज पढ़ना है, तो उसकी आज की कैपेसिटी है वो 10 घंटे पढ़ सकती है, पर आज पढ़ने की जरूरत नहीं 10 घंटे। आज आप 6 घंटे पढ़ रहे हो, पर आपकी कैपेसिटी आप 10 घंटे पढ़ सकते हो आज। सेम लॉजिक है इधर। क्या, बनाना सिर्फ 10,000 है साल का, पर कैपेसिटी 25,000 की चल रही है। तो उसको बोलते हैं एनुअल रिप्लेनिशमेंट रेट। क्या है उस पर ट्रिगर कि आप कितना रिप्लेनिश कर सकते हो एक साल के अंदर। आप 25,000 बना सकते हो, पर आपको बनाने सिर्फ 10,000 है। तो टेक 10,000 बाय 25,000। ठीक है, फिर गेट द लॉजिक यार, कैसे हुआ है सारा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। ठीक है, एक सम और कर लेते हैं। ठीक है, AB लिमिटेड कंपोनेंट फॉर वन इंजन दैट बिल्ड्स इट यूजेस ऑन एवरेज 2,000 ऑफ these components steadily throughout the year। 2,000 थ्रू आउट द ईयर। ठीक है, तो 2,000 ऑफ दिस स्टेडीली थ्रू आउट द ईयर। तो स्टेडीली थ्रू आउट द ईयर 2,000 यूज होता है, राइट। इट यूजेस ऑन एन एवरेज 2,000 ऑफ दिस कंपोनेंट्स थ्रू आउट द ईयर। ठीक है, ये एक साल की अगर मैं बात करूं तो 2,000 का रेट चल रहा है अपना। एक साल की अगर मैं बात करूं तो 2,000 का अपना रेट चले जा रहा है। साल भर की मैं बात करूं तो ठीक है, तो अगर अब मैं यहाँ पे रेट चलूं, TYU5 है, तो AB Limited makes a component for one engine that it builds। ठीक है, तो ABC makes a component for one of the engine that it builds। तो कंपोनेंट वो खुद ही बना लेता है। For one of the engines that it builds, कंपोनेंट वो घर पे बनाता है। It uses on average 2,000 of these components steadily throughout the year। कितना यूज कर रहा है? 2,000 steadily throughout the year, वो 2,000 यूज कर रहा है। ठीक है, 2,000 वो यूज कर रहा है, तो आपका D 2,000 हो गया। साथ साथ करते रहो, D अपना 2,000 हो गया। ठीक है, D अपना 2,000 हो गया, या D अपना 2,000 हो गया, यहाँ भी डिनोमिनेटर में भी। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में अपना 2,000 आ गया। ठीक है, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर दोनों में 2,000 2,000, डी सॉर्ट है अपना। डी हो गया अपना, so डी इज डन। Okay, steadily throughout the year the component has 16 per unit to make it, and it costs an additional 322 setup। setup cost हो गया अपना, setup cost हो गया। Okay, 320 setup cost हो गया। so 2 into setup cost into demand, 2 into setup cost into demand, so 2 अपना 2 हो गया। setup cost अपना setup cost हो गया 320। डिमांड अपना डिमांड हो गया, काम खत्म। नेक्स्ट क्या है बोल रहा है कि 16 यूनिट्स पर टू मेक, और इसका जो होल्डिंग कॉस्ट है 10% ऑफ प्रोडक्शन कॉस्ट है। तो 1.6 आपका होल्डिंग कॉस्ट हो गया, 16 का 10%। ऑर्डरिंग कॉस्ट 320 है, 2,000 कंपोनेंट आपका डिमांड हुआ। ऑर्डरिंग कॉस्ट आपका, सॉरी, सेटअप कॉस्ट आपका 320 हुआ। यहाँ तो ऑर्डरिंग लगेगा नहीं, ईबी क्यू कर रहे हैं। ईबी क्यू में ऑर्डरिंग तो होता नहीं है, अपना सिर्फ सेटअप होता है। तो अपना जो सेटअप कॉस्ट है वो चल रहा है अपना 320, काम खत्म। सेटअप अपना चल रहा है 320।
सेटअप चल रहा है 320, सेटअप चल रहा है 320। अब आते हैं होल्डिंग कॉस्ट। होल्डिंग कॉस्ट चल रहा है 10% ऑफ 16। होल्डिंग कॉस्ट चल रहा है 1.6। होल्डिंग कॉस्ट चल रहा है 1.6 और सेटअप कॉस्ट चल रहा है 320। डिमांड है अपना 2000। कैपेसिटी कितनी है? बोलते एक हफ्ते में आप 200 बना सकते हो। एक हफ्ते में आप 200 बना सकते हो। ठीक है, एक हफ्ते में, एक दिन में 200 बना सकते हो एक हफ्ते में। और 50 हफ्ते में आपकी फैक्ट्री खुली रहती है। 10,000 आप साल का बना सकते हो। आपको चाहिए सिर्फ 2,000, बनाने को आप 10,000 बना सकते हो। पढ़ सकते हैं वैभव भी 10 घंटा 12 घंटा दिन में, बट आज उसने नहीं पढ़ना उतना। आज 2 घंटा 3 घंटे या मैक्स 5 घंटे में हो जाना है। पर पढ़ने को जाओ तो 12 घंटा आप पढ़ सकते हो आप। तो वो ये कितनी कैपेसिटी है वर्सेस आपको कितनी की जरूरत है। दैट्स इट। सो यू गॉट योर ईबीक्यू। सो यू गॉट योर ईबीक्यू। पानी का। सो यू गॉट योर ईबीक्यू। ठीक है, लेट्स मेक सेंस ऑफ द कैलकुलेशन यार वैभवी क्विकली एक बार। थैंक यू। ठीक है, तो एक बार आप सारी मशीनें चलाओ, कम से कम 1000 बनाना आपको। इसका मतलब एक बार अपना स्टार्ट करो प्रोडक्शन, कम से कम एक बार में 1000 यूनिट बनाना ही बनाना आपको। दैट इज द लॉजिक। ओके, तो ये अपना TYU5 भी हो गया। ठीक है, तो एक होमवर्क है आपका खाली, ये वाला TYU4 करना आपको इजी है। ठीक है, TYU5 था जरूरी था, वो मैंने करा दिया एक बार। ठीक है, अब आते हैं मैक्सिमम एंड मिनिमम इन्वेंट्री। मैक्सिमम एंड मिनिमम इन्वेंट्री। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं मैक्सिमम एंड मिनिमम इन्वेंट्री। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं मैक्सिमम एंड मिनिमम इन्वेंट्री। तो इसका क्या लॉजिक है मैक्सिमम मिनिमम इन्वेंट्री का? ओके, व्हाट, व्हाई डू वी नीड देम? मैक्सिमम एंड मिनिमम इन्वेंट्री लेवल्स, व्हाई डू वी नीड देम? ओके, अगर आप बहुत ज्यादा इन्वेंट्री रख रहे हो तो भी अच्छी चीज नहीं है, क्योंकि आपका पैसा उसमें लगा हुआ है। इन्वेंट्री फ्री में तो आती नहीं, आप किसी से खरीद रहे हो तो आप उसको तो पैसा दे ही रहे हो। पैसा तो आपका लगा हुआ है। इन्वेंट्री, आप शर्ट बेचते हो, आप 10,000 शर्ट खरीद लियो मैन्युफैक्चरर से, तो उसमें पैसा दे के आपने खरीदा, ऐसा तो नहीं कि आपको फ्री में मिल गया। तो पैसा तो आपका लगा हुआ उधर 10,000 शर्ट का। सो इफ इट्स टू हाई यू आर वेस्टिंग मनी। और आपका टू लो है अगर इन्वेंट्री, तो स्टॉक आउट रिस्क हो जाएगा। स्टॉक आउट का क्या मतलब है? कस्टमर आया, माल है नहीं आपके पास, तो ज्यादा होल्ड करोगे तो भी दिक्कत है, कम होल्ड करोगे तो भी दिक्कत है। ठीक है, तो ज्यादा भी नहीं होना चाहिए, कम भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, ज्यादा भी नहीं होना चाहिए, कम भी नहीं होना चाहिए, पहली चीज। ठीक है, तो दो चीज है, मैक्सिमम का पीओवी समझते हैं और फिर मिनिमम का पीओवी समझते हैं अपन। पहले मैक्सिमम देखते हैं। व्हेन इज इन्वेंट्री टू मच? ठीक है, इन्वेंट्री टू मच कब होती है? ओके, इन्वेंट्री टू मच कब होती है पहले वो समझते हैं। ये जो इन्वेंट्री है वो टू मच कब होती है? ठीक है, सो लेट्स मेक सेंस ऑफ के इन्वेंट्री टू मच कब होती है। ओके, कोई जो इन्वेंट्री होती है वो टू मच कब होती है पहले वो समझ लेते हैं। सबसे पहले रेट ऑफ कंजम्पशन बहुत धीरे है। अगर रेट ऑफ कंजम्पशन बहुत स्लो है तो ज्यादा होल्ड ही मत करो। पहली चीज है रेट ऑफ कंजम्पशन। अगर बहुत कम 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 हमको यूज करना है तो उसको बहुत ज्यादा होल्ड करने की जरूरत ही नहीं है। सेकंड, अगर सप्लायर बहुत जल्दी माल पहुंचा देता है हमारे पास तो भी ज्यादा होल्ड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो तो फटाक से ला देगा। ओके, अगर आपको जो सप्लायर है जो आपको माल देता है वो आपको अगर बहुत जल्दी पहुंचा देगा, तब तो फिर जरूरत ही नहीं है, 10 मिनट में तो आ ही जाएगा आपके पास। कस्टमर को आप चाय पिलाओ तब तक तो जेप्टो ला के दे देगा। ठीक है, सो द टाइम नीडेड टू ऑब्टेन न्यू सप्लाईज इज वेरी लेस इफ द टाइम नीडेड टू ऑब्टेन न्यू सप्लाई इज लेस। ठीक है, इफ इट इज लेस टाइम और नीडेड टू ऑब्टेन न्यू सप्लाई, अगर वो कम है तब तो ज्यादा होल्ड करने की फिर भी जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, अगर आप ज्यादा इन्वेंट्री होल्ड करोगे तो आपका पैसा भी उतना ही ज्यादा ब्लॉक्ड रहेगा। अगर आप ज्यादा इन्वेंट्री होल्ड करोगे आपका पैसा भी ब्लॉक्ड रहेगा। नेक्स्ट, स्टोरेज स्पेस प्लस कॉस्ट, रेंट इंश्योरेंस सिक्योरिटी भी लगेगा। ऐसा तो है नहीं कि आप ला लो इन्वेंट्री रखोगे कहाँ उसको।
लेके आ जाओ इन्वेंट्री, रखोगे कहाँ उसको, स्टोरेज स्पेस भी लगेगा ही, रखोगे कहाँ उसको, स्टोरेज स्पेस भी लगेगा ही। प्राइस फ्लक्चुएशन, इफ द प्राइस में फॉल डोंट बाई टू मच। अगर आपको लग रहा है कि प्राइस इसका गिरेगा आगे जाके, तो अभी आप ज्यादा प्राइस में क्यों खरीद रहे हो, राइट। तो ये सारी चीज आपको कंसिडर करनी पड़ेगी सोचने के पहले कि यार इन्वेंट्री ज्यादा लाऊं या नहीं। नेक्स्ट, रिस्क ऑफ ऑब्सोलेसेंस, टेक आइटम्स, फूड कैन स्पॉइल एंड इवेपोरेट। ठीक है, तो जो चीजें खराब हो सकती है उनको भी ज्यादा मत रखो। ठीक है, अगर कोई चीज खराब हो सकती है तो उसको भी ज्यादा मत रखो, कोई भी कारण से। ठीक है, अगर कोई चीज खराब हो सकती है तो उसको भी ज्यादा मत रखो। ठीक है, कोई भी चीज अगर ज्यादा खराब हो सकती है तो उसको भी मत रखो ज्यादा। नेक्स्ट, रिस्क ऑफ चेंजिंग स्पेसिफिकेशन, अगर स्पेसिफिकेशन चेंज हो रहा है, अगर स्पेसिफिकेशन चेंज हो रहा है, स्पेसिफिकेशन चेंज हो रहा है, अगर क्या हो रहा है, स्पेसिफिकेशन चेंज हो रहा है, रिस्क ऑफ चेंजिंग स्पेसिफिकेशंस। अगर स्पेसिफिकेशन चेंज हो रहा है आपका, रिस्क ऑफ चेंजिंग स्पेसिफिकेशंस, अगर आपका स्पेसिफिकेशन चेंज हो रहा है तब फिर ज्यादा मत खरीदो, क्योंकि अगर थोड़े टाइम बाद आपका स्पेसिफिकेशन बदल गया, इतना जो आप खरीद लिए हो करोगे क्या उसका। नेक्स्ट, सीजनैलिटी, डोंट ओवर स्टॉक बिफोर द प्राइस ड्रॉप्स। ओके, सीजनल और कंसिडरेशन एज टू बोथ प्राइस एंड अवेलेबिलिटी। ठीक है, तो अगर ज्यादा ओवरस्टॉक मत करो, अगर प्राइस गिरने वाला है तो ज्यादा ओवरस्टॉक मत करो। ओके, सीजनल कंसिडरेशन एज टू बोथ प्राइस एंड अवेलेबिलिटी। Okay, as to both price and availability. Seasonal considerations as to both price and availability. Okay, seasonal consideration as to both price and availability. Seasonal consideration as to both price and availability. तो अगर आपका कोई भी चीज आपको लग रहा है कि बहुत सीजनल है, ठीक है, तो डोंट ओवर स्टॉक इट। अगर कोई चीज बहुत सीजनल है, डोंट ओवर स्टॉक इट। ओके, कोई चीज अगर ज्यादा ही सीजनल है तो ज्यादा खरीद के पॉइंट नहीं है उसको। तो आपको देखना पड़ेगा कि अगर उसका डिमांड सिर्फ सीजनल होने वाला है या डिमांड पूरे साल रहेगा। अगर 3 महीने के लिए आता है और आपने इतना खरीद लिया, 3 महीने में जो बिका बिका, फिर पूरे साल कौन खरीदेगा उसको। और फिर ये देखना चाहिए कि ईओक्यू कितना है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटीज। तो इससे भी आपको एक आइडिया आ जाएगा कि इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कितना बोल रहा है। तो ये सारी चीज आपको बस कंसिडर करनी है इन्वेंट्री भरने से पहले। ठीक है, इन प्रैक्टिस द मैक्सिमम इन्वेंट्री लेवल इज फिक्स्ड बाय टेकिंग इनटू अकाउंट ऑल दीज थिंग्स। ये सारी चीजों को यू विल टेक इनटू अकाउंट, all these चीजों को you will take into account, all these चीजों को you will take into account before setting up your maximum inventory level। अब करते हैं मिनिमम इन्वेंट्री। मिनिमम इन्वेंट्री लेने से पहले कि कम, व्हाई द इन्वेंट्री, व्हेन इज इन्वेंट्री टू लो। अगर रेट ऑफ कंजम्पशन बहुत फास्ट है तब आपको थोड़ी ज्यादा इन्वेंट्री लगेगी। अगर रेट ऑफ कंजम्पशन थोड़ा फास्ट है तो आपको ज्यादा इन्वेंट्री लगेगी। ठीक है, अगर रेट ऑफ कंजम्पशन फास्ट है तो आपको ज्यादा इन्वेंट्री लगेगी, आपको देखना पड़ेगा व्हाट इज द रेट ऑफ कंजम्पशन। नेक्स्ट, लीड टाइम, इफ द सप्लायर इज स्लो यू विल नीड मोर बफर। अगर सप्लायर बहुत ही ज्यादा टाइम लगा रहा है आपके डोर स्टेप तक पहुंचाने के लिए, बहुत ही, जैसे अभी अमेजोन है 3 दिन में आता है, जो भी गुड्स है, अपना जेप्टो है वो 10 मिनट में पहुंचा रहा है, तो अमेजोन 3 दिन में लाके दे रहा है। वैसे अगर आपका सप्लायर 3 हफ्ता 3 महीना, बहुत दिन लग रहा है उसको गुड्स लाने में, तो आप फिर पहले ही एक्स्ट्रा रख के रखो कि अगर उसको और डिले हो गया तो एटलीस्ट आपके पास तो बड़ा, आपका काम नहीं रुक रहा। नेक्स्ट, अगर आप कहा आपके पास माल खत्म हो गया तो क्या दिक्कत है, कॉन्सिक्वेंसेस क्या है स्टॉक आउट्स के। कस्टमर दुखी जाएंगे, पैसा बर्बाद होगा आपका, आपके वर्कर बैठे हैं वो आराम से चिल करके जाएंगे पूरे दिन, वो लोग कोई काम नहीं करेंगे, फिर भी आपको उनके दिन का वेज देना पड़ेगा उनको। ये प्रोडक्शन विल स्टॉप, देयर विल लॉस्ट सेल्स एंड देयर विल बी एंग्री कस्टमर्स। ठीक है, या प्रोडक्शन विल स्टॉप, देयर विल बी लॉस्ट सेल्स एंड देयर विल बी एंग्री कस्टमर्स। या प्रोडक्शन विल स्टॉप, देयर विल बी लॉस्ट सेल्स एंड एंग्री कस्टमर्स। योर प्रोडक्शन विल स्टॉप, देयर विल बी लॉस्ट सेल्स एंड एंग्री कस्टमर्स। ठीक है, तो आपका प्रोडक्शन रुक जाएगा, सेल्स आपका, कस्टमर्स आके चले जाएंगे, लॉस्ट सेल्स एंड देन एंग्री कस्टमर्स। ठीक है, एंड देन देयर विल बी एंग्री कस्टमर्स, देयर विल बी एंग्री कस्टमर्स। ये 3 चीजें रहेंगी। ठीक है, तो ये 3 चीजें रहेंगी, प्रोडक्शन आपका रुक जाएगा, सेल्स आपके चले जाएंगे, कस्टमर दुखी जाएंगे। तो ये सारी चीजों से आपको मिनिमम भी देख के सोच समझ के करना पड़ेगा, बहुत कम रखने में भी प्रॉब्लम है। ठीक है, सो सिंप्लीफाइड मेथड फॉर डिटरमाइनिंग दिस इज, आप अपना रीऑर्डर लेवल देखो, रीऑर्डर क्वांटिटी समझो, और ये देखो कितने टाइम में आपका, कितने से कितने टाइम में आपका माल पहुंचा देगा कस्टमर, आपका सप्लायर कितने से कितने टाइम में आपका माल पहुंचा देगा आपके पास। तो ये तीनों चीजों को आपको देखना चाहिए, ये तीनों चीज को देख के ही आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है, कि रीऑर्डर लेवल क्या है, कि आप कितने पे कितना आपके पास इन्वेंट्री होना चाहिए, आप नेक्स्ट ऑर्डर प्लेस करोगे, कितने का नेक्स्ट ऑर्डर होगा आपका, कितना लीड टाइम लगेगा, और यूजेज क्या चल रहा है अभी, ये सब कंसिडर करके ही यहाँ पे इन्होंने एक मिनिमम और मैक्सिमम लेवल का फॉर्मूला दिया कि
मिनिमम लेवल आपको मिलता है रीऑर्डर लेवल माइनस एवरेज यूजेज इनटू एवरेज लीड टाइम, और जो मैक्सिमम लेवल है वो रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी जितना भी आप करोगे माइनस योर मिनिमम यूजेज इनटू मिनिमम लीड टाइम। ठीक है, तो ये 2-3 बार आप गो थ्रू करो तो ये फॉर्मूला आपको याद हो जाएगा। पर इसका बस ये लॉजिक है कि रीऑर्डर लेवल मिनिमम की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे रीऑर्डर लेवल कवर द मैक्सिमम यूज ड्यूरिंग लीड टाइम, राइट। यू सब्ट्रैक्ट द एवरेज टू गेट द सेफ्टी स्टॉक। तो यहाँ पे आप क्या करते हो कि आप एवरेज क्यों माइनस कर रहे हो, एवरेज आप ये माइनस कर रहे हो जस्ट टू गेट द सेफ्टी स्टॉक कि मिनिमम कितना से कितना कम। रीऑर्डर लेवल का मतलब क्या होता है कि जब आप नया ऑर्डर प्लेस कर रहे हो कितनी क्वांटिटी आपके पास होनी चाहिए, उसको बोलते हैं रीऑर्डर लेवल। उससे आप अपना एवरेज स्टॉक माइनस कर रहे हो जस्ट टू गेट अ बफर इन्वेंट्री, कि आपको एक बफर मिल जाएगा कि हाँ कम से कम इतना अपने को रखना ही चाहिए। तो एक सिंपल सा जस्टिफिकेशन है। मैक्सिमम लेवल की मैं बात करूं तो मैक्सिमम हैपेंस राइट आफ्टर डिलीवरी। सो व्हाट यू विल डू इज यू विल सब्ट्रैक्ट व्हाट यू कुड हैव यूज्ड इन बेस्ट केस। अगर बेस्ट केस होता एकदम टॉप लेवल पे बिजनेस चल रहा होता तो आप वो लो और उनसे आप सब्ट्रैक्ट करो कि मिनिमम क्या है, तो अब जो आपको मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा कितना रखना चाहिए वो आ जाएगा। ठीक है, अगेन इसका अब आपको डेराइवेशन तो करना नहीं है फॉर्मूला का। सो इफ यू कैन जस्ट लुक इनटू दिस फॉर्मूला कि रीऑर्डर लेवल माइनस योर एवरेज यूजेज इनटू एवरेज लीड टाइम, और रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी माइनस योर मिनिमम यूजेज इनटू मिनिमम लीड टाइम। तो ऊपर वाले में एवरेज सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, नीचे में मिनिमम सब्ट्रैक्ट कर रहे हो। ऊपर वाले में सिर्फ मिनिमम में सिर्फ रीऑर्डर लेवल ले रहे हो, यहाँ पे मैक्सिमम में क्योंकि तो ज्यादा ही होना है तो रीऑर्डर लेवल और रीऑर्डर क्वांटिटी दोनों ले रहे हो आप। ठीक है, तो दिस इज द लॉजिक ऑफ हियर कि दोनों में मिनिमम लेवल और मैक्सिमम लेवल के अपने फॉर्मूला जो आपको डिटरमाइन करने चाहिए ये सारे फैक्टर्स को कंसिडर करके। ठीक है, तो ये थोड़ा इसका थियोरी हो गया, ईओक्यू हो गया, ईबीक्यू हो गया अपना। ठीक है, तो दैट विल बी फॉर। तो यहाँ पे अपन ने क्या करना है, 2 वीडियो आज के खत्म करेंगे अपन लोग। एटलीस्ट योर इन विच चैप्टर जो हो आप ये करेंगे, मैंने अपने एटलीस्ट मिनिमम विल लुक टू डू 2 वीडियोस। और उसके साथ हम लोग खत्म करेंगे रीड थ्रू एंटायर चैप्टर, जितना भी हमने खत्म किया है उतना पूरा चैप्टर अपन गो थ्रू करेंगे। ठीक है, तो TYU3 अपना होमवर्क है, 2 वीडियो वी विल ट्राई टू डू मिनिमम, जितना भी हो गया है ग्रेट, जितना बचा है उतना करेंगे। तो TYU3 इज डन एज होमवर्क, 2 वीडियोस हम लोग खत्म करेंगे एंड विल रीड थ्रू द एंटायर चैप्टर। ठीक है, तो ये वाला अपन करेंगे। यहाँ पे अपने रिमेनिंग थियोरी तो पूरी नहीं हो पाई, तो वी हैव डन इट इन पार्ट 2, आई विल जस्ट राइट इट एज theory part 2, but we will set a target tentatively to finish our theory part 3 and the exam kit questions in tomorrow's class. But it was a good understanding with regards to कि हमने सारा थियोरी अच्छे से समझा, जो भी सम्स किया आज ईओक्यू ईबीक्यू एकदम स्ट्रांगली किया, उसके एक सम्स भी कंप्लीट किया, इलस्ट्रेशन ईबीक्यू का 2 सम्स खत्म किया हमने और 1 सम होमवर्क लिया खाली। दैट इज अबाउट दिस व्हाट वी हैव डन टुडे एंड व्हाट वी विल डू टुमारो। हाँ